जरायु, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्लासेंटा। ये जरायु जो होता है यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। कल बताया गया था ना, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में कार्य करता है। और हम लोग जानते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड से जब भी स्रावित होता है वो हार्मोन का स्राव होता है, हार्मोन का स्राव होता है। और मैंने बताया था कि जरायु जो होता है, प्लासेंटा जो होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है और इससे हार्मोन स्रावित होता है। और इससे 5 प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है, जिसको मैंने इससे पहले क्लास में आप लोगों को लिखा दिया। इसमें से पहला हार्मोन, उल्टाइए आप लोग लिखे हैं, इसमें से पहला हार्मोन था HCG, मतलब ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। दूसरा क्या था? एस्ट्रोजेन। तीसरा प्रोजेस्ट्रोजेन। चौथा HPL, मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। और 5वां हार्मोन इस्ट्रेडियोल। ये 5 प्रकार का हार्मोन जो है प्लासेंटा से स्रावित होता है। आपको बता दें कि मां का यूट्रस, गर्भाशय जो होता है, उसका अंतः स्तर, इनरमोस्ट लेयर जो होता है एंडोमेट्रियम, उससे जब ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टुला का सेल्स था, रोपित हो जाता है तब प्रेगनेंसी हो जाता है। और ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाओं के द्वारा जो है उंगली नुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसको कोरियोनिक विलाय कहते हैं। जो कोरियोनिक विलाय किसके द्वारा घिरा था? गर्भाशयी ऊतक और माता के रुधिर के द्वारा घिरा हुआ था। नॉर्मली शाब्दिक अर्थ पर आप जानिए कि फीटस, फीटस का अर्थ हुआ बच्चा, जब भ्रूण जो है पेट के अंदर है, फीटस। हमने बताया था फीटस जो होता है कितने सप्ताह के बाद के अवस्था में आता है? 8 सप्ताह। 8 सप्ताह था। 2 महीना 8 सप्ताह था जी सर। 8 सप्ताह के बाद क्या? 8 सप्ताह के बाद जन्म से पहले तक के भ्रूण को, 8 सप्ताह पूरा हो गया, जन्म तो 9 मंथ में होगा, 8 सप्ताह में तो 2 महीना हुआ ना। 8 सप्ताह के बाद जन्म से पहले तक के भ्रूण को क्या कहा जाता है? फीटस। अब यह फीटस जो है, फीटस प्लासेंटा से, किससे? देखिए फीटस जो है प्लासेंटा से एक डोरीनुमा संरचना द्वारा जुड़ा होता है, रॉक लाइक स्ट्रक्चर। फीटस जो है प्लासेंटा से एक डोरीनुमा संरचना द्वारा जुड़ा होता है। उसको हमने क्या कहा था? अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहा था? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड कहा था ना। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोग को कि जरायु के द्वारा हार्मोन का स्राव होता है, जो फीटस के विकास के लिए आवश्यक होता है, उसके पोषण के लिए आवश्यक होता है, माता के उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इस तरह से हर प्रकार से जो है प्लासेंटा के द्वारा स्रावित हार्मोन जो है लाभदायक होता है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन प्लासेंटा के द्वारा। हमने बताया था अम्बिलिकल कॉर्ड में भी ब्लड वेसल्स, अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियों का जाल होता है, जिसके द्वारा क्या होता है? रक्त वाहिनी है तो रक्त बहेगा। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है
फीटस के लिए जो आवश्यक पदार्थ होगा इसी कॉर्ड के द्वारा जो है अम्बिलिकल कॉर्ड डोरीनुमा संरचना जो होता है आवश्यक पदार्थ फीटस में चला जाता है। अब फीटस में जो अनावश्यक पदार्थ होगा उसको बाहर निकाल करके माता में पहुंचा देता है और माता के शरीर से होता हुआ बाहर निकल जाता है जो अनावश्यक पदार्थ। आपको मैंने बताया था कि प्लासेंटा के द्वारा कुल 5 प्रकार के हार्मोनों का मैंने जिक्र किया था, नाम लिखा था, वर्णन किया था, जिसमें से HCG और HPL जो है मतलब ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन, दूसरा हार्मोन ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ये जो है प्रोटीन निर्मित हार्मोन है, मतलब इस हार्मोन का निर्माण प्रोटीन के द्वारा हुआ है। और अन्य हार्मोन जो है वो एस्टेरॉइडल हार्मोन है, एस्टेरॉइड के द्वारा जो है उसका निर्माण हुआ है। हम बता दें कि एस्टेरॉइड जो है एक उत्तेजक पदार्थ होता है, स्टिमुलेशन होता है। आप लोगों ने सुना होगा कोई खिलाड़ी जो है एस्टेरॉइड खा करके बॉलिंग कर रहा था, उस पर केस हो गया, उसको दंड दिया गया। क्योंकि एस्टेरॉइड जो खाएगा उत्तेजना पैदा होगा, तो जो उसका वास्तविक बल है, नेचुरल बल है, उससे तो बल बढ़ जाएगा उसका, इसलिए जो है उस पर आरोप लगा था, दंड दिया गया था। तो कहने का मतलब है ये सभी हार्मोन जो थे जिसमें से HCG HPL प्रोटीन निर्मित हार्मोन है और अन्य हार्मोन क्या है, एस्टेरॉइडल हार्मोन है, मतलब एस्टेरॉइड के द्वारा निर्मित हार्मोन है। अब समझिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेगनेंसी और भ्रूण का विकास। तो प्रेगनेंसी हम आपको बता चुके हैं क्या होता है नहीं होता है। प्रेगनेंसी की अंतिम अवस्था में अंडाशय से, प्रेगनेंसी का जब अंतिम अवस्था होता है, देखिए शुरुआत में अंडाशय से ही अंडाणु निकला था, अंडवाहिनी में गया था, इधर से शुक्राणु गया, निषेचन हुआ, युग्मज बना, फिर भ्रूण बना। अब जब भ्रूण बन गया तो फिर कहता है जब प्रेगनेंसी का अंत होने वाला होता है तो उस समय अंडाशय से, पहले अंडाशय से अंडाणु निकला था, अंतिम अवस्था में क्या होता है, अंडाशय से एक विशेष प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण, सो इम्पोर्टेंट कह दीजिए, हार्मोन निकलता है अंडाशय से। कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन। अब मान लो बच्चा का इशू होना है तो रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा तो माँ को उतना तकलीफ नहीं। बताओ कितना आवश्यक हार्मोन है। कहा जाता है एक जननी जब बच्चे को जन्म देती है उसका दूसरा जन्म होता है, इतना जो है पेन होता है, दर्द होता है, वो समझो मर के बचती है। तो उस समय जो है प्रेगनेंसी की अंतिम अवस्था में अंडाशय से रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। हम कहना चाह रहे हैं कि HCG HPL जो आप देख रहे और रिलैक्सिन हार्मोन केवल गर्भावस्था के दौरान ही क्या होता है, स्रावित होता है, निकलता है। गर्भावस्था के दौरान अन्य हार्मोन ये तो निकलता ही है और अन्य हार्मोन भी गर्भावस्था के दौरान निकलता है। कौन, प्रोजेस्ट्रोजेन, प्लासेंटा सीखा था ना, एस्ट्रोजेन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन हार्मोन। ये सभी हार्मोन जब निकलेगा, हमने बताया था हार्मोन जब भी निकलेगा ब्लड में निकलेगा, ब्लड नहीं होगा एपीडियंस, हार्मोन नहीं निकलेगा। हार्मोन का निवास स्थान, निकलना, घूमना फिरना ब्लड में ही होता है। और हम बताए थे अंतःस्रावी ग्रंथि से हर हमेशा हार्मोन निकलता है और अंतःस्रावी ग्रंथि से इंडोक्राइन ग्लैंड से हर हमेशा हार्मोन निकलता है। और कहाँ निकलता है, ब्लड में। अब बताइए ये सभी हार्मोन अगर ब्लड में निकलेगा तो ब्लड में अर्थात रक्त में, अर्थात खून में, अर्थात रुधिर में क्या होगा, इन हार्मोनों का लेवल, स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब ब्लड में इन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, यही बढ़ा हुआ स्तर अर्थात हार्मोन का स्तर बढ़ा है, वही हार्मोन का स्तर जो बढ़ता है वही हार्मोन इसके लिए आवश्यक होता है, फीटस के विकास के लिए आवश्यक होता है, रिक्वायर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। फीटस के विकास के लिए आवश्यक होता है। इतना ही नहीं, कहा कि रक्त में इन हार्मोन का बढ़ा हुआ स्तर जो है माता के उपापचयी क्रिया में परिवर्तन लाता है। उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस। होता क्या है, हम लोग के शरीर के अंदर कोशिका का निर्माण होता है
इसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। कोशिका के निर्माण की क्रिया को एनाबॉलिक प्रोसेस को कहते हैं उपचयी क्रिया। क्या कहते हैं? उपचयी क्रिया। और कोशिका का विनाश भी होता है मतलब कोशिका नष्ट भी होता है। तो जहां कोशिका के निर्माण की क्रिया को उपचयी क्रिया कहते हैं, वहीं दूसरे अर्थ में, दूसरे साइड में कोशिका के विनाश की क्रिया को दी डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, मतलब कोशिका के विनाश की क्रिया को कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्या कहते हैं? अपचयी क्रिया। तो उपचयी क्रिया अपचयी क्रिया दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा उपापचयी क्रिया। इसका मतलब है कि उपापचयी क्रिया में क्या होता है? कोशिका का निर्माण भी होता है और कोशिका का विनाश भी होता है, और दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब उपापचयी क्रिया। तो कोशिका का निर्माण शरीर में होता है, कोशिका का विनाश होता है। तो कौन कोशिका का निर्माण होना चाहिए, किसका विनाश होना चाहिए, कौन आवश्यक है, कौन सा अनावश्यक है, उसको भी रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। कौन? जो ब्लड में हार्मोन का स्तर बढ़ गया है अंतःस्रावी ग्रंथि के निकलने से, अर्थात ब्लड में हार्मोन का बढ़ा हुआ स्तर माता की उपापचयी क्रिया को भी क्या के लिए आवश्यक होता है ना। तथा यह हार्मोन प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। ये हार्मोन जो है उनको बर्बाद नहीं होने देता है, आराम से गर्भाशय से एकदम जोड़े रखता है ना, ताकि बर्बाद नहीं हो जाए। अब है कि यह मनुष्य में प्रेगनेंसी की अवधि मतलब समय। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य जो है 9 मंथ में बच्चे को जन्म देती है ना। तो मनुष्य में प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है? 9 मंथ का। जहाँ तक में कोई दिक्कत है? हाँ नहीं ना। तो ये आपका टॉपिक जो है खत्म हुआ। कौन सा? प्रेगनेंसी और भ्रूण का विकास, भ्रूणीय विकास अर्थात प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है।